सभी को नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम किस तरह से करें और क्या गलतियां होती हैं प्राणायाम करते समय। कई बार हम जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं और हमने किस तरह से अच्छे से लाभ लेना है तो किस तरह से प्राणायामों को करें। तो सभी प्राणायामों के बारे में जानकारी दूंगा। बाकी एक प्राणायाम है जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसको मैं आपको ठीक ढंग से सही तरीके से बिल्कुल ठीक तरीके से किस तरह से करते हैं वो तरीका बताऊंगा। आपको कुछ ही शब्दों में बताऊंगा, लेकिन आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें और अच्छे से डेली नित्य प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन आपने सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देखने से पहले ये विचार ज़रूर कर लें कि जब भी हम कोई भी प्राणायाम करें उसको विधि अनुसार ही करें। अगर उसकी विधि का हमको मालूम नहीं है तो उन अभ्यासों को, चाहे वो आसन है चाहे प्राणायाम है, अगर उसकी ठीक विधि करने का सही तरीका अगर हमको नहीं मालूम है तो कोशिश करें कि आप ना करें। किसी शिक्षक की देख रेख में इन अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बात करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले हम भस्त्रिका ही क्यों करते हैं। तो भस्त्रिका अगर हम प्राणायाम ना करके सीधे हम कपालभाति प्राणायाम करें तो कैसा रहेगा। तो कपालभाति सीधे अगर हम प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उसका ठीक से लाभ ना मिल पाना यही कारण होता है कि हम सीधे कुछ भी करने लगते हैं, हम कोई भी आसन प्राणायाम करने लगते हैं, उसका ठीक से हमें लाभ नहीं मिल पाता और फिर बाद में हम बोलते हैं कि इन आसनों से, इन प्राणायाम से कुछ नहीं होता, सब बकवास है। लेकिन अगर आपको विधि का पता है, अगर विधि अनुसार आप अभ्यास करें तो बहुत अच्छे से आप लाभ पा सकते हैं। कारण क्या होता है कि विधि ना होने की वजह से उसका ठीक ढंग से हम अभ्यास नहीं करते। मैंने कई बार कुछ लोगों को देखा, वो चलते चलते कपालभाति करते हैं। रोड पे चल रहे हैं और उनका कपालभाति चल रहा है, रोड पे चल रहे हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम चल रहा है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये प्राणायाम है। प्राणायाम के अंदर अथाह शक्ति का भंडार छिपा हुआ है। ये कुंडलिनी जागरण काम करने का काम करता है, आपकी सोई हुई सुसुप्त शक्तियों को जागृत करती हैं ये प्राणायाम जितने भी हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार ठीक ढंग से नहीं है और बिना ऑक्सीजन संचार के आप कोई भी अभ्यास करते हैं तो आपको मूर्छा, आप बेहोशी आ सकती है। लेकिन अगर आप ठीक ढंग से अभ्यासों को करेंगे तो आपको अभ्यासों से थकान नहीं होगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होगा, आपको नई ऊर्जा महसूस होने लगेगी। आप जब अभ्यास करते करते जब आप उठेंगे आपको प्रसन्नता का भाव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सिर भारी हो रखा है या अभ्यास करने के बाद आपको थकान हो चुकी है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप विधि अनुसार ही करेंगे तब ऐसा होगा। अगर आप विधि के खिलाफ अभ्यासों को करते हैं, कोई भी आसन उल्टा सीधा कर रहे हैं, किसी भी आसन के बाद कोई भी आसन कर ले रहे हैं, तो आपको उन आसनों से भी लाभ नहीं मिलने वाला, ना प्राणायाम से लाभ मिलने वाला। क्योंकि प्राणायाम का एक नियम है, उस नियम अनुसार ही हम अभ्यासों को करेंगे तो ये बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी हमारे विचारों पर नियंत्रण लगाने के लिए, अच्छे हैं या बुरे हैं, उन विचारों को हम अपने द्वारा उनको संचालित कर, क्योंकि प्राणायाम का नियम है, प्राणायाम अगर ठीक विधि अनुसार ही करें तो अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे हम भस्त्रिका करेंगे, ये समझें, क्योंकि हमने सबसे पहले जब हम प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम पर करते हैं। भस्त्रिका करने से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों का विस्तार होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों में किसी भी तरह का विकार होता है वो ख़त्म होने लगता है। हम नित्य प्रतिदिन अभ्यासों को करेंगे, सहज तरीके से हम भस्त्रिका करें। ऐसा भी नहीं कि आपने धौंकनी की तरह अपने जैसे कपालभाति करते हैं ऐसे भस्त्रिका आपका शुरू हो चुका, लेकिन नहीं। आप जब अभ्यास आपके पुराने हो जाएं, आप अपनी गति को तब बढ़ा सकते हैं जब आप अभी अगर आप नए हैं और अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसको 1 से 2 मिनट तक, किसी भी अभ्यास को 1 से 2 मिनट तक, आधे मिनट तक करने की कोशिश करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। जैसे भस्त्रिका आपको करना है
तो सबसे पहले प्राणायामों में क्या करना होगा, हमने भस्त्रिका प्राणायाम करना होगा। कोई भी प्राणायाम करना है हमने, चाहे हमने कपालभाति करना है, चाहे अनुलोम विलोम करना है, चाहे बाह्य अग्निसार क्रिया करना है। तो जब हम इन अभ्यासों से पहले हम भस्त्रिका को करेंगे तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन का जो संचार होगा वो ब्लड के रास्ते वो पूरी बॉडी में जाएगा, यानी एक ऊर्जा का संचार होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो वो बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन आपकी फैलेगी, यानी एक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर फैल जाएगी, तो आपने उसका फिर किस तरह से इस्तेमाल करना, आपने फिर कपालभाति करना है। तो कपालभाति से क्या होगा, जिस हिस्से में आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंचा था वो पहुंचने का काम कपालभाति करवाएगा। आपकी ब्लॉकेज की समस्या है, नस नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज हो चुकी है, उस ब्लॉकेज को ख़त्म करना है आपकी, चाहे वो हार्ट की ब्लॉकेज है, चाहे आपकी किसी भी नस की ब्लॉकेज है, जो नसें सिकुड़ गई हैं उनको फिर से बार बार एक्टिवेट करने से, यानी बार बार कपालभाति के स्ट्रोक देने से उनमें लाभ मिलेगा। यानी ऑक्सीजन का संचार, यानी आपकी ऊर्जा का संचार बहुत अच्छे ढंग से पूरी बॉडी के अंदर जाना शुरू होगा। यहाँ तक कि आपके इस बॉडी के अंदर कोई विकार आ चुका है, उन विकारों को बाहर फेंकने का काम कपालभाति करेगा। और जो बॉडी के अंदर शक्ति और ऊर्जा जो आएगी वो आपके भस्त्रिका से आएगी। भस्त्रिका जब आप पहले कर लेंगे और उसके बाद जब आप कपालभाति करेंगे तो आपका किसी भी तरह का विकार है, चाहे वो आपके शरीर के अंदर गांठें बन गई हैं, चाहे वो क्लोट जम गए हैं, उन क्लोट को, जो खून के थक्के जो जमे हुए हैं, उनको धीरे धीरे कपालभाति के करने से उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, जो कपालभाति कर रहे हैं उनको अपने शरीर का अपने आप ही ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे में जिनको हाल फिलहाल पेट की सर्जरी है या महिलाएं हैं उनको पीरियड्स या हाल फिलहाल में उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखना वो कपालभाति ना करें, क्योंकि जब ऑपरेशन हो चुका होता है उसके कम से कम 1 साल तक या 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक का एक निश्चित समय होता है बॉडी को ठीक होने के लिए। लेकिन जब आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तब आप कपालभाति कर सकते हैं। तो कपालभाति जब आप करेंगे तो बॉडी के अंदर कहीं भी गांठें बन गई हैं, चाहे वो लिपोमा की गांठें हैं, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की मांस की गांठें बन गई हैं, उन सब को हटाने के लिए कपालभाति, यानी मेल्ट करने के लिए कपालभाति प्राणायाम है। चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर पथरी, चाहे वो पित्त की बॉडी के अंदर आपकी, चाहे वो आपके किसी भी पेट के किसी भी हिस्से में पथरी बन गई है, उस पथरी को भी मेल्ट करने का काम कपालभाति करता है। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको सामान्य नियंत्रित करने के लिए भी कपालभाति प्राणायाम करता है। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो चुका है उनको धीरे धीरे कपालभाति करना चाहिए। और जिनको हर्निया की शिकायत है वो पेट पर, मैंने बताया था पहली वीडियो में कि उसको पेट पर कुछ कपड़ा बांध करके या एक बेल्ट आती है उस बेल्ट को बांध करके कपालभाति कर सकते हैं। तो कपालभाति करने के अनेकों लाभ हैं, उसके विषय में हम फिर चर्चा करेंगे। कपालभाति के बाद फिर आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आप चाहें उसमें आप बाह्य अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। तो बाह्य अग्निसार क्रिया कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अग्निसार क्रिया करने से आपके पेट के अंदर किसी भी तरह का विकार है, आंतों में किसी भी तरह का विकार है, उसको एक एक्सरसाइज मिल जाएगी। और जो आप मूल बंद, त्रिबंध लगा करके करेंगे, चाहे वो मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, त्रिबंध के साथ अगर आप बाह्य प्राणायाम को करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। नीचे से लेकर के मूलाधार केंद्र से लेकर के आपके सहस्रार चक्र तक आपकी ऊर्जा का संचार ठीक ढंग से होने लगेगा। यानी ऑक्सीजन जो आपने इकट्ठी करी थी भस्त्रिका और कपालभाति से, जो आपने पूरी बॉडी के अंदर संचार किया, उससे आपने अब उसको एक्सरसाइज करके और अपने सहस्रार चक्र तक पहुंचाना है। तो आपने बाह्य प्राणायाम के द्वारा मूल बंध लगा करके उसको खींच करके अपने चोटी वाले स्थान तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये एक योग साधना वाली विधि है, इसको आप रोगानुसार अगर करना चाहते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया है। और अगर आप साधना में, अध्यात्म में ऊपर उठना चाहते हैं तो वो एक अलग तरह की साधना में ये अभ्यास करवाए जाते हैं। उसके बाद में फिर आपने करना अनुलोम विलोम। ये बड़ा ज़बरदस्त प्राणायाम है। इसमें आपकी नस नाड़ियाँ जो सिकुड़ चुकी थी, जो आपने कपालभाति से उसको प्रयास किया ठीक करने के लिए, अब उसको एक
ठीक ढंग देने के लिए, यानी उसमें किसी भी तरह का जो विकार था उस विकार को कपालभाति ने बाहर किया। अब उसको सबल और मजबूत बनाने का काम अनुलोम विलोम करेगा। तो आप जब अनुलोम विलोम करेंगे, चाहे वो मस्तिष्क की नसें हैं, चाहे हमारी पूरी बॉडी की नसें, उन नस नाड़ियों को ठीक करने का काम कपालभाति करता है। जिनको पैरालिसिस हो चुका है, जिनको लकवा हो चुका है, बॉडी का आधा शरीर खराब हो चुका है, आधा शरीर काम कर रहा है, अगर वो अपने आप से कर सकते हैं अनुलोम विलोम तो अपने आप से करें, नहीं तो दूसरे के सहयोग से करें। तो कुछ दिन के बाद उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ अपने हाथ पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो जो आप लकवा से ग्रसित किसी भी हिस्से, कोई भी हिस्सा शरीर का है, वो जो ग्रसित हिस्सा है वो ठीक होने लगेगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जिनको पैरालिसिस हो चुका है, जिनको 24 घंटे नहीं हुए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर जिनको पैरालिसिस हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप तुरंत उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाएं और किसी वैद्यकीय चिकित्सानुसार उसको औषधियाँ दें और अनुलोम विलोम बंद ना करें। चाहे उसको आधा घंटा लेट करके अपने हाथ से कराना पड़े, आप देखेंगे कि उसमें कुछ ही दिन में उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और आप अनुलोम विलोम फिर करवा रहे हैं तो हो सकता है उसको साल भर 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आप अगर औषधियों का सेवन करते हैं, उसके साथ इस प्राणायाम को करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये अनुलोम विलोम 72,72,10,10 नाड़ियों को सबल और मजबूत बनाने का काम करता है। हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो जाता है। हम देखेंगे कि हमारी शरीर के अंदर एक नई शक्ति और नई आभा, एक नए विचारों का आवागमन होता है। जो भी दूषित विकार थे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और जो भी हमारे पॉजिटिव विचार हैं वो हमारे शरीर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्राणायाम है, ये नेगेटिविटी ख़त्म करता है, विचारों को भी नियंत्रित करता है। ऐसे ही कपालभाति है, हमारे विचारों को शांत करता है। और ये जो अनुलोम विलोम है ये विचारों पर भी नियंत्रण लगाता है। यानी प्राणायाम होते ही इसीलिए हैं कि जब साधना की जाती है तो साधनाओं में इन अभ्यासों को सबको किया जाता है। उसके बाद में भ्रामरी और उद्गीत, इन प्राणायामों को किया जाता है। इससे हमारी मस्तिष्क की जो नस नाड़ियाँ हैं वो सबल होती हैं और जो लिक्विड्स, हमारे जो अच्छे हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं उसको बढ़ाने का काम भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करता है। तो हम कोशिश करें इन प्राणायामों को नित्य प्रतिदिन करें, लेकिन ध्यान रखें किसी भी अभ्यास को करते समय कोई लापरवाही ना करें। चलते फिरते समय इन अभ्यासों को ना करें, बैठ करके शांत एकाग्र हो करके इन अभ्यासों को करें। और ध्यान रहे, जो लोग अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और वो अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे वो अपने ब्लड प्रेशर को इन प्राणायामों के जरिए और अपने योग शिक्षक की देखरेख में नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चाय कॉफ़ी बंद नहीं की, गर्म चीज़ें आप पीते रहे और इन प्राणायामों को करते थे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ना आपका पेट ठीक रहेगा, ना आपका बीपी कंट्रोल ठीक रहेगा। और हो सकता है जो आप अपने हार्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, कपालभाति के द्वारा आप अपनी ब्लॉकेज को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप चाय कॉफ़ी पीते रहे तो वो ब्लॉकेज आपकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि उसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड के अंदर क्लॉट जमाने का ही काम करेंगे। तो कोशिश करें सबसे पहले अपनी चाय और कॉफ़ी को बंद करें और फिर इन प्राणायामों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राणायाम किए लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। लेकिन जब हमें पता चला उनके खान पान को हमने चेंज किया तो बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। तो बहुत अच्छा लाभ पाने के लिए आपने इन प्राणायामों को करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सीधे कमर सीधी, गर्दन सीधी। देखें, कोई भी हम प्राणायाम करते हैं, चाहे हम भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, चाहे बाह्य अग्निसार क्रिया या भ्रामरी उद्गीत, कुछ भी प्राणायाम जब हम करेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड वाला भाग हमारा सीधा रहना चाहिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। पहली उंगली मोड़ करके अंगूठे के निचले भाग में ले आएँ और इसको इस तरह से बना लें। इस तरह से बन जाएगा। दोनों हाथों की ये वायु मुद्रा हो गई। तो ये ध्यान रखें, जब हमने पढ़ाई या कोई भी काम करना है तो अंगूठे और पहली उंगली के अग्र भाग को आपस में इस तरह से
नाखून वाले भाग के पास से ऐसे टच करें और इस तरह से इस मुद्रा को अपने घुटने पर रख लें। हथेली के निचले भाग को घुटने के ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। शांत सहज समर्पण भाव के साथ कमर गर्दन सीधी और शांत होकर के लंबी गहरी श्वास 5-7 सेकंड में अंदर भरें। ये सहज तरीका है और 5-7 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ें। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, धीरे से श्वास अंदर जाएगी। इसमें ना तो बाहिर कुंभक लगाना ना अभ्यंतर कुंभक लगाना, कुंभक लगाना ही नहीं है। इसमें सहज श्वासों को अंदर भरना है और सहज श्वासों को बाहर छोड़ना है। जितनी आप फेफड़े में श्वास को भर सकते हैं, अगर आप 10 सेकंड तक श्वास को अंदर भरने की क्षमता रखते हैं तो 10 सेकंड तक भरें और जितनी देर आप भरने में लगाएं उतनी ही बाहर छोड़ने में लगाएं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। लंबी गहरी श्वास भरें, धीरे से बाहर छोड़ें। एक बार फिर से श्वास अंदर, एक बार फिर से श्वास बाहर। ये हुआ हमारा तो भस्त्रिका प्राणायाम जो हमने अभी आपको बताया। तो किसी भी प्राणायाम को जब आप करते हैं, उन प्राणायामों को करने से पहले भस्त्रिका प्राणायाम ज़रूर करें, तभी आप अच्छे से लाभ पाएंगे। अपना खान पान में कुछ चेंज करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको बीपी की दिक्कत है या आपको कब्ज़ की समस्या है तो आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। आपको अगर नहीं मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको बता सकता हूँ कि आपने किस तरह से क्या खाना है क्या नहीं खाना और क्या अपने निषेध रखना चाहिए। तो ये हुआ हमारा प्राणायाम हमने कैसे करने चाहिए और हमने उससे पहले प्राणायामों से लाभ पाने के लिए हमने किस तरह तरीका अपनाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।